ठीक है। आज का लेक्चर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ के बारे में है। सिंपल है आज का मतलब ये जो डिजीज़ है ये सबसे ज़्यादा सिंपल है इसको समझना। बट जो चीज़ या जो डिजीज़ दिखने में आपको सबसे ज़्यादा सिंपल लगती है, फैलने में वो उतनी ही ज़्यादा सिंपल होती है। मतलब फैलना उसका बड़ा आसान होता है। और इस डिजीज़ के अंदर भी सेम चीज़ रहेगी। और ये डिज़ीज़ अभी क्लास होने के बाद ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है। सो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, इस डिजीज़ का नाम है जियार्डियासिस। इसके पीछे की कहानी है कि इनका नाम ऐसा क्यों है। और बेसिकली जिससे कॉज होते हैं, जिससे ये डिज़ीज़ होती है, तो जाहिर तौर पे जैसे आपने ट्रिपैनोसोमियासिस देखा ट्रिपैनोसोमा से, उसी तरीके से यहाँ पे जियार्डियासिस होगा जियार्डिया से। तो यहाँ पे मैं कुछ बात पहले आपको ये बताऊं, उसके पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ डिजीज़ साइकिल से रिलेटेड, डिजीज़ से रिलेटेड या पैरासाइटोलॉजी से रिलेटेड, कि जो आपको हर डिजीज़ में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है और क्योर रखना है। क्योर मतलब कि जब भी लिखने को आए क्योर या फिर कैसे हम उससे बच सकते हैं, तो उसमें से एक पॉइंट ये रहेगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं हमेशा जब भी इसको पढ़ाता हूँ इस टॉपिक को, तो एक बात हमेशा कहता हूँ कि साफ़ सफाई और मतलब हर चीज़ में केवल जैसे कि मान लो कि जैसे हाथ धुलना या ये सारी चीज़ें जो भी हमारी होती हैं, जो भी नॉर्मली हम लोग घर से सीखते हैं और सब लोग सीखे रहता है, कोई बहुत ही बड़ी ऐसी बात नहीं होती है। ये करना बेहद ज़रूरी होता है। पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरी चीज़, 90 से 80% जो ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, मतलब जो एक फैलने वाली डिजीज़ेज़ हैं, वो फीसस के थ्रू फैलती हैं। किसके थ्रू फैलती हैं? फीसस के थ्रू फैलती हैं, फीकल के थ्रू फैलती हैं, स्टूल के थ्रू फैलती हैं। दिस इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये सब क्या हैं? हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी बाहर निकालती है। 80 to 90% जो डिजीज़ हैं वो इसीलिए फैलती हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला भाई ऐसा काम करते हैं कि हम लोग टॉयलेट बनवाते हैं। और उन्होंने जो है टॉयलेट बनवाना शुरू किया, क्योंकि गांव के लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन होने के कारण वहाँ के लोग जो है उसका इस्तेमाल फिर भी नहीं करते। अब देखो, अगर किसी ग्राउंड का इस्तेमाल आप नहीं करोगे तो किसी क्या बोलते हैं उसको, टॉयलेट का इस्तेमाल अगर आप नहीं करोगे तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, पहले ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि आप टॉयलेट को इस्तेमाल करिए? देखिए, हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 70% जो पॉपुलेशंस, मतलब अभी तक थी, हम जब से सुनते आ रहे हैं, अभी कितनी पता नहीं, 70% जो पॉपुलेशन है ये विलेज में रहती है। कहाँ पे रहती है? विलेज में रहती है। ठीक है, विलेज में रहती है। ठीक। और ये जो पॉपुलेशन आपकी विलेज में रहती है, ये जो पॉपुलेशन आपकी विलेज में रहती है, अब विलेज में किसके पास ऐसा घर होता है? विलेज में जो 70% पॉपुलेशन विलेज में रहती है, वो 70% पॉपुलेशंस अनएजुकेटेड पीपल होते हैं वहाँ पे। अनएजुकेटेड पीपल लाइक हमारे चाचा काका, है ना, इनका कहना होता है कि भाई हम तो खुले में शौच जाएंगे। ठीक है, खुले में। इनके लिए ओपन टॉयलेट होता है, ओपन टॉयलेट उसको बोल दो, जिसे हम लोग दूसरी लैंग्वेज में फील्ड कहते हैं। अक्सर क्या होता है, गाँव में जो खेत होते हैं बड़े से, जो जुताई खिताई नहीं होते हैं, उन खेत में बच्चे अक्सर क्रिकेट खेला करते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेला करते हैं। हमारे चचा लोग जो है वहीं पे यहाँ पे बैठ के आए रात के भोर में 3-4 बजे, जगह जगह पे
एक्सक्रीट कर दिए। 3 to 4 days, 3 से 4 दिन बाद बच्चे उसी मैदान पे क्रिकेट खेलने के लिए गए, बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे। इसी में एक चचा इन्फेक्टेड थे किसी बीमारी से, और वो इन्फेक्शंस जो था वो उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ में वो कुछ जो अंडे होते हैं बीमारी वाले, वो उनके फीसस में पड़े थे। आपको पता है कि जब सिस्ट उसके ऊपर होती है तो एग कभी ख़राब नहीं होता, वो काफ़ी टाइम तक सरवाइव कर ले जाता है। भाई स्टूल सूख गया, मतलब फीसस सूख गया है, बच्चे को नहीं नज़र आ रहा है बट वो घास में पड़ा हुआ है। बॉल आई और इसी से होते हुए चली गई। बच्चा गया, बॉल को उठाया और सारे दोस्तों को दे ले रहा है। मैच ख़त्म हो जाता है। जब हमारे गाँव में जब मैच वैच ख़त्म हो जाता है तो जो टीम भी मैच जीतती है या हारती है तो उनके पैसे लग करके पार्ले बिस्किट मंगाए जाते हैं, पार्ले बिस्किट। और वहाँ पे फील्ड के पास कोई हैंडपम्प का जुगाड़ नहीं है, तो बच्चा भाई हाथ वाथ धुलता नहीं और उसी हाथ से इस बिस्किट को खा लेता है और सारी एक्स जो है अपनी बॉडी के अंदर कर लेता है। कहने का मेरे मतलब ये है कि अनएजुकेटेड पीपल जो ये कहते हैं कि हमें खुले में जाना पसंद है, वहाँ हवा लगती है तो वो उनको ऐसी बीमारियाँ फैलाएगी और देखते देखते पूरा गांव बीमार हो जाता है, जहाँ पे ना तो हॉस्पिटल्स हैं ना तो कुछ है, और सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस स्टेज पे पहुँच जाती हैं कुछ टाइम के बाद, क्योंकि सिम्टम्स आने में महीने 2 महीने भी लगते हैं, इसमें तो 3-4 महीने लग जाते हैं। तो कहने का मेरा मोटा मोटी बात ये है कि मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया, बट आप ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। लोगों को प्रमोट करिए कि वो टॉयलेट का इस्तेमाल करें, उससे वो ही बीमार रहेंगे। अदरवाइज़ वो अगर टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उससे पूरा गांव पूरा इलाका बीमार हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? और ये बीमारी है मेरे दोस्त, ये बहुत ही तेज़ी से फैलती है। ज़रूरी नहीं है बॉल के थ्रू ही फैले, ये आपके नाखून के थ्रू आपके घरों में जा सकती है, आपके जूते के थ्रू आपके घरों में जा सकती है। इसीलिए बाहर फीकल को रिलीज़ करना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। और ये 80 to 90 बहुत सारी, अभी आप डिज़ीज़ के बारे में देखेंगे, बहुत सारी डिज़ीज़ हैं जिनके बारे में आप देखेंगे कि ये बीमारियां इससे फैलती हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं अपनी आने वाली आज की बीमारी के बारे में। सबको ये पॉइंट समझ में आ गया ना? पहले मुझे ये जवाब दे दो, सभी लोग जवाब दे दो। और आप लोग बीच बीच में क्लास छोड़ के जाते हो, थप्पड़ खा जाओगे तुम लोग। चलो बीच बीच में क्लास मत छोड़ना। बताओ सभी लोगों को ये पॉइंट समझ में आए जो बात मैंने अभी बताई, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है अगर इसको जानना है। ओके चलो ठीक है, बाकी और लोग भी जल्दी जल्दी जवाब दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी से रिलेटेड या इसी तरह से रिलेटेड बहुत ही सिंपल टाइप की डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि जो डिजीज़ दिखने में सिंपल होती है, पढ़ने में आपके लिए सिंपल होती है, वो उतनी ही तेज़ी से फैलती है। जिसमें बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत ना हो, डायरेक्टली फैलती हो, वो बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं जियार्डियासिस के बारे में। तो जियार्डियासिस सबसे पहले बात करते हैं कि आज इसके बारे में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, उसी पुराने टर्म्स में, कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स, लाइफ साइकिल, और कैसे इसको डायग्नोसिस करना है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका जियार्डिया, ठीक है। मतलब इस बीमारी को फैलाने वाला जो मेन पैरासाइट्स है वो आपका यही जियार्डिया ही है। अब आप जियार्डिया की तरफ नज़र डालेंगे, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस आपको देखने को मिलते हैं, फ्लैजिला टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका जियार्डिया का डायग्राम जो मैंने आपको दिखा दिया। नाउ अब आगे की तरफ चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं कॉजल एजेंट जियार्डिया के बारे में। चलिए, जियार्डिया डिओडेनेलिस, अब ये जो नाम है, इस नाम के पीछे की एक थोड़ी सी कहानी है जो यहाँ पे लिखी गई है। जैसे कि कॉजल ऑर्गेनिज्म जो हमारा जियार्डिया डुओडेनालिस है इज़ अ प्रोटोजोआन फ्लैजिलेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको अंडरलाइन कर लेना। मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब मैं आपको याद है कि लिखा रहा था प्रोटोजोआन डिजीज़ के बारे में, तो वहाँ पे जियार्डिया का जिक्र हुआ था। तो दैट्स वाज द प्रोटोजोआन फ्लैजिलेट्स, मतलब ये ऐसे प्रोटोजोआ हैं जिसमें फ्लैजिला पाई जाती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ पैथोजेनिक, मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाले। सुरभि, आदतें थोड़ा सा सही करो,
तुम हमेशा क्लास में आप लेट आते हो। कल वाली क्लास में ज़्यादातर लोग थे नहीं, समीना आप भी नहीं थे। बिल्कुल गलत बात है। कल का लेक्चर ज़रूरी था, कल आपको होना चाहिए था। अगर कल के लेक्चर का क्वेश्चंस आ गया तो फिर मज़े लेना। चलो, जियार्डिया डोडेनेलिस इज़ अ प्रोटोजोआन फ्लैजिलेट्स। ये हमारा प्रोटोजोआन फ्लैजिलेट होता है, जिसको हम लोग बेसिकली डिप्लोमोनेडिडा भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जियार्डिया डोडेनेलिस जो है हमारा, आपसे कई तरह से इसमें क्वेश्चंस वगैरह वो बना सकता है, जैसे प्रोटोजोआन फ्लैजिलेट्स कौन से हैं जो पैरासाइट होते हैं। तो आप जानते रहिए कि कौन से ऐसे पैरासाइट हैं जिसमें फ्लैजिला भी होती है और प्रोटोजोआ फैमिली को, प्रोटोजोआ फाइलम को बिलोंग करते हैं। सॉरी, प्रोटिस्टा में आते हैं, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले इसका नाम जो है वो ये नहीं था, जियार्डिया नहीं था। इनका सबसे पहले नाम था सर्कोमोनास इंटेस्टाइनैलिस। रीज़न ये था, इनका नाम ऐसा इसलिए था सर्कोमोनास इंटेस्टाइनैलिस इसलिए था क्योंकि ये इंटेस्टाइन में जो थे वो पाए जाते थे। बाद में जो है इनका नाम बदल करके सर्कोमोनास से जो है और ये जो नाम दिया था सर्कोमोनास इंटेस्टाइनैलिस, ये दिया था लैम्बल 1859 में। उसके बाद इसका नाम बदला गया, इसका नाम रखा गया, जो इसको रीनेम्ड किया गया, इसकी बड़ी फेमस स्पीसीज़ है जिसका नाम बदल के रखा गया जियार्डिया लैम्बलिया। जियार्डिया लैम्बलिया रखा गया, और ये इसलिए रखा गया क्योंकि इसको जो सर्च किया था एक साइंटिस्ट ने, या उनके नाम पे, उनको ऑनर मतलब उनके सम्मान के नाम पे, उस साइंटिस्ट का नाम था ए जियार्ड। तो उसके हिसाब से इसका नाम ए जियार्डिया रखा गया। क्योंकि ICBN का एक रूल है, ICBN का रूल है कि भाई थोड़ा सा वो इटैलिक और थोड़ा सा लैटिन टच आना चाहिए, तो इसीलिए इनका नाम जियार्ड नहीं रखा जा सकता था, इनका नाम जियार्डिया रखा गया। बट इन्हीं के नाम से लिया गया। ये इनके सम्मान में 1915 में, सब पहले बार फिर से ध्यान सुनो मेरी बात वरना खिचड़ी पकेगी। पहले 1859 में इनका नाम सर्कोमोनास रखा गया था। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनके सम्मान में, जिनका नाम था ए जियार्ड, और एक प्रोफेसर थे और एक डॉक्टर थे जिनका नाम था ये ए जियार्ड जो थे वो पेरिस के थे, और डॉक्टर एफ लैम्ब जो थे वो प्रॉक के थे। इन दोनों के सम्मान के नाम पे इसका नाम जो है जियार्डिया लैम्बलिया रखा गया। ओके, लैम्बल इनके नाम पे रखा गया और जियार्डिया इसके नाम पे रखा गया। ठीक है। हाउएवर मेनी कंसीडर द नेम, आगे जा कर के इसको और भी ज़्यादा करेक्ट किया जाना था। तो नेम, जैसे कि यहाँ पे एक बीच में और भी एक चीज़ हुआ था जिसका नाम बदल करके इसका नाम जो है, जब सर्कोमोनास इंटेस्टाइनलिस था तब, मतलब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डेवेनाइन, और इन्होंने इसको एक करेक्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी में रखा जियार्डिया डोडेनेलिस को। ठीक है, मतलब जियार्डिया डोडेनेलिस को जो करेक्ट कैटेगराइज किया, ठीक है, टेक्सोनोमिक नेम दिया प्रोटोजोआ को, वो किसने दिया? डेवेनाइन ने दिया 1875 में। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के बारे में जिसका नाम है सिम्टम्स। अगर ये बीमारी में भी आपको हो जाती है तो इस बीमारी में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा सभी पॉइंट। मैंने कहा ये डिजीज़ छोटी है, बहुत ही सिंपल है इसको समझना, बट इनके पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह देखो। जो डिजीज़ आ जाएगी उसके बारे में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने काफ़ी नोट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल इसमें कर दिए हैं स्लाइड में, आप लोग देख लीजिए करिए और स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। साइमा आज भी नहीं है, चलो ठीक है। नाउ सबसे पहले यहाँ पे देखिए जियार्डियासिस और बीवर फीवर, इसको हम लोग बेसिकली बीवर फीवर के भी नाम से जानते हैं, इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय अ पैरासिटिक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इनका जो मेन इन्फेक्शंस होता है वो कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन में होता है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटे छोटे जियार्डिया। मेन इनका जो इन्फेक्शन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है, विच रिजल्ट अनकम्फर्टेबल सिम्टम्स दैट अफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सीधे अफेक्ट करता है। जियार्डिया पैरासाइट आर मोस्ट कॉमनली पास टू न्यू होस्ट, और
लगातार, मतलब सिंपल, जैसा कि मैंने कहा कि ये मोस्ट कॉमनली पास ऑफ न्यू होस्ट, ये बहुत जल्दी आप एक इंटेस्टाइन से फीसेस के थ्रू बाहर निकलेंगे और किसी दूसरे में जो है वो बड़े आराम से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जब कोई भी इन्फेक्टेड पानी पीता है, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि भाई लोग क्या काम करते हैं, लोग नदियों किनारे जाते हैं शौच के लिए और फिर वहीं पे अपने स्टूल को जो है बहा देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, या अपने फीसस को जो है बहा देते हैं। अब बगल में हमारे चचा वही प्रसादी पी समझ के उसको पी रहे होते हैं। तो कई दफ़ा जब आप प्रसादी पीते हो तो आपके पेट के अंदर जियार्डिया चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, सोचते हो कि पाप धुल रहे हो, पाप ले लियो अंदर, समझ रहे हो ना, अच्छा खासा नुकसान करके आए हो अपना। तो यही चीज़ इसीलिए बोला जाता है कि गंगा को शुद्ध रखो, नदियों को शुद्ध रखो, अपने आसपास सफाई बरतो, इसीलिए बोला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला कि जियार्डिया पैरासाइट इज द मोस्ट कॉमन पासेस व्हेन समवन ड्रिंक वाटर दैट हैज़ बीन कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है, ऐसा पानी जिसके अंदर कोई पैथोजन हो उसको हम लोग कंटामिनेटेड कहते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर अननोन पैथोजन हो, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसको कंटामिनेशन कहते हैं। विद द पैरासाइट और ईट फूड, अगर हम लोग कोई गंदे फल भी खाते हैं तो उससे भी ये पैरासाइट हमें हो सकते हैं। मान लो तुमने मारा बेर और बेर ज़मीन में गिर गई। अब बेर ज़मीन में गिर गई, अब पता चला उसी बेर जहाँ पे गिरी हुई है वहीं पे पहले चचा जो है करके गए हैं, तो भाई सूख गया तो पता नहीं लग रहा है घास में, तो आपने उसी बेर को खा लिया। दैट्स ये भी फैला सकता है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मोटी बात यही है कि आपको जब भी कोई मार्केट से सामान लेना है, उसको पहली चीज़, सब्जियों से तो नुकसान कम होता है हल्का, क्योंकि हम उनको ज़्यादातर गरम वरम कर लेते हैं, तल लेते हैं, जिससे वो पैरासाइट अंदर से मर जाते हैं, ज़िंदा नहीं रहते हैं। बट जब आप बात करते हैं जो फल फ्रूट्स वगैरह, जब हम उसको खाते हैं तो उसके वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं, या फिर वो गंदे पानी से धुले गए हों तो वो भी कंटामिनेटेड हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब अगर ये पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर आ गया तो फिर होगा क्या। नंबर 1 पॉइंट, आप एक एक करके पॉइंट को देखते चलिए। लॉस ऑफ वाटरी डायरिया, ठीक है, लॉस ऑफ वाटरी डायरिया, भैया आपको लूज मोशन शुरू, नॉट लॉस, लूज और वाटरी डायरिया, आपका लूज मोशन शुरू हो जाएगा, तर तर तोड़ तोड़। उसके बाद एग्जॉस्टेशन, फैटीग, थोड़ा सा आपको कमज़ोरी ज़रूर फील होगी बॉडी के अंदर, एग्जॉस्टेशंस होगा बॉडी के अंदर, थोड़ा सा कमज़ोरी फील होगा। दूसरी चीज़, जो आपका फीसस है वो थोड़ा सा ग्रीसी होगा, मतलब चिकना होगा, ठीक है, और कलर्ड नहीं होगा, मतलब उसका कलर बिल्कुल अलग सा होगा, थोड़ा हल्का कलर का होगा जो आपका फीसस है, ठीक है। क्रैम्प्स, पेन इन द एब्डोमेन, हमेशा पेट में दर्द होगा। स्टमक ब्लॉटिंग, और पेट हमेशा सूजा होगा। ब्लॉटिंग का मतलब सूजा होना, ग्रीसी का मतलब चिकना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है एक और सिम्टम्स, सब पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाकी कुछ भी नहीं। गैसीनेस, पेट में हमेशा गैस बनी रहेगी, आपको लगेगा गैस बनी हुई है। बेल्चिंग, डकार बहुत ज़्यादा आएगी आपको। पासिंग लॉट्स ऑफ गैस, और बहुत सारी गैस जो है आपकी पास होगी, चाहे वो डकार के थ्रू हो चाहे किसी और के थ्रू हो। लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी आपको, ठीक है, जी मचलाएगा आपका, और भी बहुत सारे ऐसे। नौसा मतलब जी मचलाना, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख ना लगना। और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स जो हैं जो आपको पेट को बिगाड़ सकते हैं, वो सारे सिम्टम्स आपको बॉडी में दिखाई देंगे। समटाइम्स अदर सिम्टम्स ड्यू टू डिहाइड्रेशंस, ठीक है, कभी कभी ये सभी सिम्टम्स आपको डिहाइड्रेशंस में भी देखने को मिल सकते हैं, या इन्हीं के कारण डिहाइड्रेशन की कमी में, डिहाइड्रेशन के कारण भी ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और इससे, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, आपके बॉडी में जो आरओ का घोल पिलाया जाता है ना, WH वाला घोल नहीं आता जो पैकेट में आता है, बच्चों को पिलाया जाता है, हाँ उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता, वही इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसीलिए उसको पिलाया जाता है ताकि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है पेट में वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो जितने भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत ही टाइम से किसी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो भाई ज़रूर आपको जांच करानी चाहिए जियार्डिया की, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं। अब कहोगे सर जांच तो कराई जाए, बट इसकी जांच होगी कैसे, क्योंकि ये तो पेट के अंदर है, और जब पेट के अंदर है तो सर इसकी जांच कराई कैसे जाए।
दरअसल मेरे भाई, आप जानते हो कि अगर कोई पैथोजन फूड के ब्लड के अंदर है तो आप ब्लड की टेस्ट कराते हैं। ये किसके अंदर है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर है। तो आप किसकी जांच कराएंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की जांच कराएंगे। जी हाँ, केवल यूरिन ही नहीं, केवल यूरिन ही नहीं, यूरिन की भी जांच की जाती है हमेशा हर बीमारी में। ब्लड की जांच तो की ही जाती है हर बीमारी में। साथ में स्टूल, या फिर इसी को हम लोग फीसस कहते हैं, फीसस कहते हैं, ठीक है, इसकी भी जांच की जाती है। जिसको फीसस और स्टूल के बारे में नहीं पता होगा वो जाके गूगल कर लेगा, स्टूल और फीसस, ठीक है। नहीं पता है तो मैं व्हाट्सएप वाला एक इमोजी बना दे रहा हूँ, ऐसे करके रहता ना कि व्हाट्सएप इमोजी ऐसा करके, हाँ ऐसा करके, थोड़ा मुझे नहीं पता भाई। चलो, स्टूल और फीसस, इन सब की भी जांच की जाती है। आपको इनका सैंपल्स देना होता है, डॉक्टर आपसे मांगता है, यूरिन मांगता है तो यूरिन दीजिए, ब्लड मांगता है तो यहाँ पे ना तो यूरिन की ज़रूरत है ना तो ब्लड की ज़रूरत है। यहाँ में किसकी ज़रूरत है? फीसस की। हाँ, जैसे पिछली बार वाली डिजीज़ हमने पढ़ी गिनी वॉर्म वाला, तो गिनी वॉर्म के लिए हमें ब्लड देना पड़ता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट, चलो तो भाई हम लोग बात करते हैं अपने तीसरी चीज़ के बारे में, जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। आइए देखिए ये डिजीज़ कैसे फैलती है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इसके बारे में ध्यान रखना है कि डिजीज़ कैसे फैलती है, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अरे थम जाओ मेरे भाई, थम जाओ, ठीक है। लाइफ साइकिल के बारे में तो एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। पहले हमें तब तक आप लोग ये जवाब दीजिए, क्या आप लोगों को इतनी बातें जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही हैं? बिल्कुल आराम से, आसानी से बताओ। सभी लोग समझ में सबको आ रही है? फाइन, चलो। तो हमने जो स्पेसीज़ ली हुई है उस स्पेसीज़ का नाम है जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। मतलब जिस स्पेसीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस, सॉरी इंटेस्टाइनैलिस। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। सबसे पहली चीज़, हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, और नंबर 1 से शुरुआत करने के पहले हम लोग कहीं से भी शुरुआत कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि कोई भी चीज़, गंदा पानी, गंदा फूड, हैंड्स, मतलब कुछ भी, मान लो कि भाई अभी तुम क्रिकेट खेल के आए हो और वही चीज़ तुम किचन में चले गए, ग्लास उठा लिया, नल खोल दिया, कहीं से भी ये पैरासाइट आपके फूड को भी, आपके पानी को भी इन्फेक्टिव कर सकता है। और आपने, और उसके अंदर वो सिस्ट, वो जियार्डिया पड़ा हुआ है, आपने उसको कंज्यूम कर लिया, आपने उसको कंज्यूम किया, वो आपके इंटेस्टाइन तक आया। इंटेस्टाइन में आने के बाद, इंटेस्टाइन में देखो क्या हुआ, इंटेस्टाइन में आने के बाद ये इस फॉर्म में आया था। किस फॉर्म में आया था? सिस्ट के फॉर्म में। और ये किस में कन्वर्ट हुआ? ट्रोफोजोइट में। ट्रोफोजोइट में फिर रिप्रोडक्शन होता है, ढेर सारे नंबर्स में बढ़ते हैं, और नंबर्स में बढ़ने के बाद ये फिर से एक सिस्ट बनाते हैं। मतलब लास्ट में ये जब मेच्योर हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सिस्ट बना करके, या एग आप बोल सकते हो, आप सिस्ट बोलो ज़्यादा अच्छा है। पहले सिस्ट का डेवलपमेंट होता है, फिर उससे ट्रोफोजोइट्स बनता है, फिर ट्रोफोजोइट्स मैच्योर होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शंस करते हैं, फिर मैच्योर होते हैं, एंड देन मेक सिस्ट। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो ट्रोफोजोइट्स हैं आपके, या जो सिस्ट है आपका, ट्रोफोजोइट्स बॉडी के बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते आपके। ट्रोफोजोइट अंदर सर्वाइव करेंगे, बॉडी के बाहर नहीं। बॉडी के बाहर केवल कौन सर्वाइव करेगा? सिस्ट। कौन सर्वाइव करेगा? सिस्ट, क्योंकि सिस्ट जो है वो एक कवर के अंदर है, और बॉडी के बाहर पता नहीं कैसा इन्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, छाँव हो, तो ट्रोफोजोइट्स के ऊपर कोई छत नहीं होती, कोई भी देखो कोई कवरिंग नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। इसीलिए ये सर्वाइव नहीं करेगा। सर्वाइव कौन करेगा? सिस्ट। और फिर यही सिस्ट को कोई अपने घर लेके चला जाएगा, फिर फूड में फैला देगा। सिंपल है ना लाइफ साइकिल? बिल्कुल सिंपल है ना लाइफ साइकिल, बिना किसी झिझक के एकदम सिंपल लाइफ साइकिल है, कोई इसमें कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब सो सिंपल लाइफ साइकिल। पहले हमारे पास में एक सिस्ट था, सिस्ट और कहाँ पे था? किसी भी फूड में हो सकता है, फूड से गया ह्यूमन में,
फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, फिर और सारे सिस्ट बने, फिर ये सिस्ट फीसस के थ्रू बाहर आए, फिर ये इन्फेक्टेड कर दिया। 2 स्टेप में लाइफ साइकिल ख़त्म। बट बगल में आपका जो नोट्स लिखा हुआ है इसको हम लोग एक एक करके देखते चलते ताकि कुछ चीज़ें छूटी ना रह जाएं। ठीक है, चलो। सो वैसे ऐसे भी दिख जाएगा तो आप ऐसे भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, नाउ द फर्स्ट वन इज द सिस्ट आर हार्डली, ग्रीन कलर वाली देखिए लाइन, द सिस्ट आर हार्डली कैन सर्वाइव सर्वाइवल मंथ। जैसा मैंने कहा जो सिस्ट है अगर वो खेत में महीनों तक पड़ा रहे तो वो सर्वाइव कर सकता है कोल्ड वाटर में। इन्फेक्शन अकर बाई इंजेक्शन ऑफ सिस्ट, और इन्फेक्शन तभी होगा जब हम सिस्ट को क्या करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, मतलब अपने अंदर लेंगे। कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू भी ले सकते हैं, फूड के थ्रू भी ले सकते हैं, बाय द फीकल ओरल रूट। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? चलो अब आगे चलते हैं। नंबर दूसरा, ये सिस्ट जो है वो पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक्साइटेशंस, सिस्ट जो है वो टूट जाएगा और सिस्ट से बाहर आएगा कौन, ट्रोफोजोइट्स। कौन बाहर आएगा, रिलीज ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स बाहर आ जाएगा। ईच सिस्ट प्रोड्यूस 2 ट्रोफोजोइट। एक सिस्ट कितने ट्रोफोजोइट रिलीज कर रहा है, 2 ट्रोफोजोइट। आपको नीचे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने नीचे आपको बता दिया था कि एक सिस्ट जो है वो 2 ट्रोफोजोइट्स आपका रिलीज करता है। क्लियर। नंबर तीसरा, ट्रोफोजोइट्स मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। फिर ट्रोफोजोइट्स देखो आप यहाँ पे, ट्रोफोजोइट्स आप नीचे देखो इधर जहाँ मैं एरो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ट्रोफोजोइट्स अपने नंबर्स को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ईजिली इंक्रीज करेंगे नंबर को, डिवाइड करेंगे। कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन। देखिए 2 अलग अलग, एक ट्रोफोजोइट 2 भाग में बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना। रिमेनिंग ल्यूमेन ऑफ प्रॉक्सिमल स्मॉल बावेल, और भाई आपके पेट के अंदर ये कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपके म्यूकोसा से अटैच्ड होते हैं। दूसरी बात, अरे हाँ चलो, फिर चौथा पॉइंट, इंसिस्टेशंस। फिर ये क्या काम करेंगे, इन ट्रांजिट टू कॉलन द सिस्ट स्टेज फाउंड मोस्ट कॉमनली इज नॉन डायरियल फीकल। फिर ये जो आपके ट्रोफोजोइट्स हैं ये सिस्ट के फॉर्म में हो जाते हैं, और सिस्ट के फॉर्म में होने के बाद, सिस्ट के फॉर्म में होने के बाद ये फीकल के रास्ते, मतलब कि फीकल के रास्ते ये बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। कुछ सिस्ट के फॉर्म में होते हैं बट कुछ सिस्ट के फॉर्म में नहीं होते हैं। जो सिस्ट के फॉर्म में होते हैं वो आपके सर्वाइव कर जाते हैं, वो दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे जा करके, और जो सिस्ट के फॉर्म में नहीं है, जो ट्रोफोजोइट्स हैं, वो बेचारे मर जाते हैं। बिकॉज ऑफ द सिस्ट द इन्फेक्शियस व्हेन पास्ड इन स्टूल शॉर्टली आफ्टर वॉट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशंस। जो सिस्ट के कारण ही ये पर्सन से पर्सन में ट्रांसमिशंस, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते हैं। वाइल एनिमल आर इन्फेक्टेड विद जियार्डिया, जब एनिमल जियार्डिया से इन्फेक्टेड होता है, देयर इंपॉर्टेंस एज रिजर्वाइज इज अनक्लियर। तो भाई जाहिर तौर पे वो दूसरों को भी फैला सकता है। सभी बच्चों को लाइफ साइकिल समझ में आई, पॉइंट समझ में आई? मुझे जवाब दो फिर आगे बढ़ा जाए। सभी बच्चे बताएं, पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? एकदम क्लियर बताइएगा, सबको समझ में आया पॉइंट? गुड मॉर्निंग साइमा, बहुत लेट हुए हो आप भैया, क्या बताऊं। अलार्म वगैरह लगा लो यार तुम लोग। चलो फाइन, नाउ अब हम लोग अपनी लाइफ साइकिल को डायग्नोस कैसे, इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोस का मतलब ये होता है कि कब इसको हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि हर लाइफ साइकिल में देखो डायग्नोसिस सिस्ट, मतलब जब आप जाओगे ना फीसस का टेस्ट कराने के लिए, अभी बताया ना फीसस का टेस्ट कराने के लिए, तो डॉक्टर जो है आपके फीसस में यही देखेगा, ये देखो सिस्ट देखेगा। अगर आपके फीसस में उसको सिस्ट मिल गया तो पकड़ लेगा, ओ माय गॉड ओ माय गॉड, या फिर ये मिल जाए, या फिर ट्रोफोजोइट्स मिल जाए, सिस्ट मिल जाए। ठीक है, डॉक्टर बड़े आराम से पकड़ लेगा कि आप जार्डिया से परेशान हैं। पीएम हो गया था।
प्राइम मिनिस्टर हो गया था। चलो ओके, तो यहाँ पे डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप इसका पता लगाते हो। जैसा कि मैंने कहा कि बिकॉज जियार्डिया सिस्ट कैन बी एक्सर्टेड इंटरमीडिएटली मल्टीप्लाई स्टूल कलेक्शंस। सबसे पहले आपको स्टूल का कलेक्शन करना होता है, उसको स्पेसिमेन पे रखना होता है, सेपरेट करना होता है और फिर उसको टेस्ट सेंसिटिवली उसको टेस्ट करना होता है। द यूज़ ऑफ कंसंट्रेशन मेथड टू ट्राइकोम स्टेनिंग माइट। अब ये सभी पॉइंट आप इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन पॉइंट्स को रखने में। हाँ, आपको बस इतना काम करना है, इतनी चीज़ें रखनी है कि बाय द प्रोसेस ऑफ स्टूल पैथोलॉजी टेक्निक we found that giardia appear in our stool sample। ठीक है, बस बाकी ये सभी आपकी वो टेक्निक हैं जिन टेक्निक के थ्रू, ठीक है, जिन टेक्निक के थ्रू आप जो है ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। जैसे कि द यूज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मैथड एक होता है, एंड ट्राइकोम स्टेनिंग, ठीक है, ये मेथड है ट्राइकोम स्टेनिंग माइट नॉट बी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई जियार्डिया। ये दोनों टेक्निक जो हैं वो सफिशिएंट नहीं होती हैं जियार्डिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये सभी बता दो दिया जाएगा, बट ये सब टेक्निक हैं जो लोग पैथोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके इतनी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा आपको जानते रहिए कि नॉर्मली पैथोलॉजी टेक्निक में कंसंट्रेशन मेथड होता है, ट्राइक्रोम मेथड होता है, लेकिन इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इनसे जियार्डिया अच्छे विजिबल नहीं होते हैं। जियार्डिया बिकॉज विजिबल वेरिएबिलिटी इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्टूल कैन मेक द इन्फेक्शन डिफिकल्ट टू डायग्नोस। अब यहाँ पे रीज़न सुनो, कभी कभी किसी स्टूल के अंदर जियार्डिया कम अमाउंट में होते हैं, कभी कभी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो इसलिए ये टेस्ट जो है वो करेक्ट रिजल्ट आपको नहीं बता पाता है, इसीलिए इसमें डायग्नोसिस में डिफ़िकल्टीज होती है। एक और टेस्ट है जिसका नाम है रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक। हाँ, ऑब्जेक्टिव आएगा तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नाम कॉजल ऑर्गेनिज्म रट के आना और बस बहुत सिंपली आपका हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो वो भी बहुत अच्छी बात है ना। रैपिड इम्यून क्रोमेटोग्राफिक कार्टी, देखो चाहे पेपर आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे जो भी हो, चाहे लिखित आवे, आपको पढ़ना उसी मेथड से है। आप ऐसी डिजीज़ साइकिल पढ़ रहे हो कि ये डिजीज़ साइकिल आपको मे बी कभी ना भूले, अगर आप इसको मन से पढ़ लो तो। एक बार दो बार पढ़ने की ज़रूरत होती है बस, उसके बाद आप अच्छे से एग्ज़ाम दे दोगे, पैरासाइटोलॉजी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं जब आपको क्वेश्चंस फिट होकर के बता दे रहा हूँ कि यही एक क्वेश्चन आएगा, आप वही क्वेश्चन पढ़ के जाइए। जैसे देखो मैंने बायोटेक्नोलॉजी बता दिया, अब आपका 100% है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पूछना है। अब आपको बस ये समझना है कि आपको लिखना कितना है बस उसमें, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से उसमें बताया हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आपको वो समझ लेना है कि उसमें आपका जो बायोटेक्नोलॉजी जो मैंने बताया, इंसुलिन वाला, ये सबको मिला दो बढ़िया से और अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट लगा दो। उसमें से एक क्वेश्चन, दो में से एक क्वेश्चन मैंने कहा नहीं, कभी कभी दोनों आते हैं, कभी कभी एक आता है, बट रहेगा 100%। और दोनों ज़्यादातर बार दोनों आया हुआ है, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम, क्योंकि पेपर में हर यूनिट से क्वेश्चन डालने होते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में है ही क्या है, दो ही चीज़ है, ये है, तो वही दोनों के दोनों दे देते हैं। तो दोनों क्वेश्चन उसी तरह से इसमें जब आप पूरी डिजीज़ देखो, या तो देखो यार मेरी सिंपल सी बात है, या तो मैं आपको पेपर इतना पढ़ा दूँ, 5 क्वेश्चन पढ़ा दूँ, है ना, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है ना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप कुछ डिजीज़ का पूरा डिटेल याद रखिएगा, और कुछ डिजीज़ जैसे जियार्डिया में कुछ है ही नहीं है, जियार्डिया सबसे सिंपल पड़ता है। ठीक है, गिनी पिग वॉर्म जो है या गिनी वॉर्म जो डिजीज़ है उसको देख लेना। ठीक है,
थोड़ा मोड़ा। ट्रिपैनोसोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमन है, यूनिवर्सिटी वाले उसको पूछते हैं भाई। चलो, रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक कार्ट्रीज ऐसे जो होता है, ये टेक्निक जो है इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे अच्छा होता है, और इसमें हम लोग पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं अपने डिजीज़ को डायग्नोस करने में। अब यहाँ पे जियार्डिया फैलता कैसे है, अब मैंने आपको पहली बार तो चचा वाली कहानी बता दिया। तो चचा वाली कहानी से आपको सीख यही मिलती है कि जियार्डिया उसी तरीके से फैलता है। ये क्या, ये रुक क्यों नहीं रहा, 1 मिनट रुके रहना तो जरा। अरे करामाती क्यों दिखा रहे हो, एक मिनट रुकना तो थोड़ा, ये किसी ने ये एनिमेशन सेट हो गया इसमें, रुको 1 मिनट रुके रहना। एनिमेशन सेट से इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब तो नहीं होना चाहिए, मैं भी चलो। तो जियार्डिया कैन बी स्प्रेड बाय, जो जियार्डिया है वो कैसे फैलती है उसके बारे में बात बता रहे हैं। कितना बज गया, 7:09, बहुत अच्छा, क्या टाइम है। सॉल्विंग जियार्डिया पिकअप बाई फ्रॉम सरफेस, जैसा कि मैंने कहा कि भाई बाथरूम हैंडल, मान लो आपके भाई हैं, बड़े भाई हैं, टहलने घूमने जा रहे हैं, फिर उसके बाद लेके जियार्डिया आ रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, हैंडल पे लगा दिया जियार्डिया। चेंजिंग टेबल्स, डायपर पेल्स और टॉयज़, जो बच्चे होते हैं वो इन्फेक्टेड अगर हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, उनके टॉयज़ वगैरह में, अरे ले 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 बच्चा खेल ले, बच्चा बेचारा लेके, कोई लोग अपनी उंगलियां डाल देते हैं उसके मुँह में। हमें देख के इतना ज़्यादा बेकार लगता है, मन करता उठा के एक थप्पड़ मारे। बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात, ऐसा उंगली डाल देंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। आपके हाथ में जियार्डिया है तो फिर वो जा सकता है। ड्रिंकिंग वाटर और यूजिंग आइस मेड फ्रॉम वाटर सोर्सेज वेयर जियार्डिया में लीव, आप अगर किसी चीज़ का बर्फ़ बना रहे हैं तो भाई ध्यान में रखिए कि वो पानी शुद्ध होना चाहिए। अगर ड्रिंकिंग वाटर है, पी रहे हैं, ध्यान में रखिए शुद्ध होना चाहिए, उसमें जियार्डिया हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अनट्रीटेड और इम्प्रॉपरली ट्रीटेड वाटर फ्रॉम लेक्स, स्ट्रीम और वेल्स, अगर आप कुएँ का पानी, इसीलिए कुआँ बंद हो गया, कुएँ का पानी पीते हैं, स्ट्रीम्स है, लेक्स का पानी पीते हैं, इन सब जगह के पानी को अगर आप पिएंगे तो उसमें जियार्डिया मौजूद हो सकते हैं। तो आपको हमेशा ट्रीटेड वाटर जैसे प्योरेट वगैरह का, या फिर आपका ये क्या नाम है, ग्राउंड वाटर, हैंडपम्प वगैरह का पीना ज़रूरी। कौन वाला हैंडपम्प बता दिया आपको। चलो, सॉल्विंग वाटर वाइल स्विमिंग और प्लेइंग, जब आप मतलब गंगा जी में नहाने जा रहे हो, अगर आप स्विम कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, अगर आप कोई पानी के साथ में गेम खेल रहे हो तो उसमें भी जियार्डिया हो सकता है। स्पेशली जब आप लोग घूमने टहलने के लिए जाते हो तो अक्सर झरने वरने, झील वील में चले जाते हो, लेक्स वेक्स में चले जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग आते हैं, और बहुत सारे तरह के लोग बहुत सारी बीमारियाँ लेके आते हैं, तो ऐसी जगह पे अक्सर ऐसी बीमारियाँ स्प्रेड हो सकती हैं। ईटिंग अनकुक्ड फूड, कभी भी कच्चा फूड आपको नहीं खाना चाहिए, चाहे वो मीट हो, चाहे वो घास वास हो। कच्चा फूड नहीं, पता चला आपने जिस खेत में लगा रहे हो ना, उसी खेत में चचा खाद डाल के गए हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो। तो चचा कुछ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा चचा लोगों से सावधान रहो भाई, ठीक है। तो वो खाद दे के गए होंगे, तो फिर वो खाद आप फूड के रूप में खा लेंगे। ऐसे खीरा ककड़ी लोग हम लोग कच्चा चबाते हैं, पता चला आपने खीरा बोया हुआ है और उसी खेत में काका पहले अपना खाद दे के गए हैं, तो फिर वो फैल सकता है। हैविंग कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज़ इल विथ जियार्डियासिस, बिल्कुल जो लोग ऑलरेडी इससे परेशान हैं, इस बीमारी से परेशान है, उनसे बहुत दूर रहिए, क्योंकि भैया वो जहाँ भी जा रहे हैं जियार्डियासिस को साथ लेके घूम रहे हैं। ट्रैवलिंग टू कंट्रीज़ वाइल जियार्डियासिस इज़ कॉमन, आपको जब आप जियार्डियासिस को देखिए बहुत ही कॉमन है, तो आप कंट्री टू कंट्री विज़िट मत करिए। और ऐसे लोगों में ज़्यादा देखने को मिला है जो लोग कंट्री टू कंट्री विज़िट कर रहे हैं। एनीथिंग दैट कॉमन इनटू कांटेक्ट विद फीसस के कांटेक्ट में आने से बचे, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे कोई एनिमल्स हो, कैन बी बिकम कंटामिनेटेड विद जियार्डिया पैरासाइट्स, ये सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं जियार्डिया पैरासाइट की। भैया समझ रहे हो ना, फीसस से थोड़ा सा बचो। पीपल बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे स्वॉलो द पैरासाइट्स, पीपल इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं।
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिकम इन्फेक्टेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। अगर आप किसी को खून देते हैं तो उससे जियार्डिया नहीं फैलता है, तो ये भ्रम आप निकाल दीजिए। खून से जियार्डिया नहीं फैलता है, जियार्डिया फैलता है केवल फीसेस से। आज हुआ आपका टॉपिक एंड और नई डिजीज़ ख़त्म हो गई आपकी एक और। अब मुझे बताओ कि किसको समझ में नहीं आया। जो लोगों को नहीं समझ में आया वो भी बताएं। एक ही लोग को नहीं आया होगा, साइमा को। साइमा छोड़ दे रहा हूँ आज, वीडियो आप देख लीजिएगा। और बाकी जो बच्चे सभी ये बाहर हैं, ठीक है, पढ़ो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबको समझ में आया? हमें बताओ जियार्डिया क्या है। जियार्डिया पैरासाइट है। पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। आप तो बोले सर जियार्डिया ही क्या है शुरुआती में। जियार्डिया डिजीज़ नहीं है, जियार्डियसिस डिजीज़ है। जियार्डियसिस डिजीज़ है। जियार्डिया पैथोजन है जो बीमारी फैलाता है, जियार्डियसिस बीमारी। चलो वेल डन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। कल कल फिर से मिलते हैं। ओके फाइन। चलो टाटा बाय बाय, गुड मॉर्निंग। हम भी चले काम पे, निकलना है स्कूल, बच्चों का एग्ज़ाम। बाय 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 बाय।